अच्छा, सब्जेक्टिव में सर कोई ऐसा कोई खास टॉपिक जिस पे फोकस करना चाहिए? सब्जेक्टिव में भी यही टॉपिक है, जैसे कि उनको सवाल के दृष्टिकोण से कैश फ्लो स्टेटमेंट, साझेदारी फॉर्म का विघटन और अकाउंटिंग रेशियो, अंशों का निर्गमन, जब्तीकरण, पुनः निर्गमन, ये टॉपिक और ऋण पत्रों का निर्गमन और शोधन। आगामी 1 फरवरी से बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं होने वाली है, जो 12 फरवरी तक चलेगी। डेन न्यूज़ की खास एपिसोड परीक्षा पे चर्चा, जिसका चौथा एपिसोड आज होने वाला है, जिसमें हमारे साथ मधुबनी जिले के जाने माने कॉमर्स के शिक्षक, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स के निदेशक पीसी झा सर हैं। हमारी सर से बात होगी और ख़ास करके 12वीं की जो परीक्षाएं होने वाली है और इस कॉमर्स में अकाउंट्स को लेकर के हमारी बातचीत होने वाली है। अकाउंट्स में विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे देखे, जो एग्जामोफोबिया होता है, जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, जो भी वाणिज्य संकाय के छात्र होते हैं उनसे कैसे बचे, इन तमाम बिंदुओं पे हमारी बात होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा, आप देख रहे हैं डेन न्यूज़, खबरें आप तक। सर, डेन न्यूज़ की खास पेशकश परीक्षा पे चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत। आपको भी स्वागत है। डेन न्यूज के सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत है। साथ ही जो परीक्षक, परीक्षार्थी और अभिभावक जो है, जो आगामी परीक्षा 12वीं का होने वाला है, उसमें परीक्षा से जुड़े सभी पक्षकारों का हार्दिक शुभ मंगल, मैं अशेष शुभकामनाएं हैं। छात्र को विशेषकर कि वह बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करके परीक्षा में शामिल होंगे। सर, लगभग 1 महीने बचे हुए हैं। जो भी कॉमर्स के छात्र हैं और जो भी अपीयर होना चाहते हैं बिहार बोर्ड को लेकर के, परीक्षाएं तो 1 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है, जो लगभग 12 फरवरी तक चलेगी। इसमें सर इसका सिलेबस क्या है, कॉमर्स का क्या पैटर्न रहा है, और बिहार बोर्ड के जो भी एग्जामिनर हैं, जो भी परीक्षक हैं, वो लोग जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, इसे सर आज हमारी बातचीत के दौरान सर हम लोग डिकोड करेंगे। तो इसमें सर सबसे पहले सर हम चाहेंगे सर कि ऑब्जेक्टिव से आप सर बताना शुरू करें, और पूर्व का जो अनुभव है सर बिहार बोर्ड का, वो सर आप हमारे साथ साझा करें। देखिए, जहाँ तक आप कॉमर्स की बात किए हैं, तो कॉमर्स में विभिन्न विषय है, जिसमें कॉमर्स सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से अकाउंटेंसी 100 मार्क्स का है, बिजनेस स्टडीज 100 मार्क्स का है, इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता और उसके विकल्प के रूप में अर्थशास्त्र आता है, वह भी 100 नंबर का है। जहाँ तक अकाउंटेंसी की बात है, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले एक ऑब्जेक्टिव का पोर्शन अलग होता है और दूसरा नॉन ऑब्जेक्टिव का पोर्शन अलग होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वह पार्ट ए के अंतर्गत आता है। छात्र को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मिलता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। उनके पास 100 ऑब्जेक्टिव उपलब्ध होते हैं। उसी 100 में से मात्र 50 गो ऑब्जेक्टिव जो उन्हें आता है उसे वह अच्छे ढंग से फिलअप करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है 4 गो, उसमें उन्हें गोला भरना रहता है, फिलअप करना रहता है। आराम से इत्मीनान पूर्वक वह 100 ऑब्जेक्टिव में से जो कन्फर्म है वह 50 ऑब्जेक्टिव को देंगे। इसके बाद नॉन ऑब्जेक्टिव ग्रुप आता है। नॉन ऑब्जेक्टिव ग्रुप भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टाइप, जिसमें कि 30 नंबर का होता है, 15 गो क्वेश्चन होता है। उनको डबल क्वेश्चन उपलब्ध रहता है, मतलब शॉर्ट टाइप में उनको 30 ठो क्वेश्चन बिहार बोर्ड देगा। उस 30 गो में से उनको कोई 15 गो जो उन्हें आता है वे चॉइस करके वह लिखेंगे। 15 दूनी 30 नंबर हो गया। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, 30 नंबर का शॉर्ट टाइप 80 हो गया। अब लॉन्ग टाइप का ग्रुप है। एक क्वेश्चन का नंबर होता है 5 नंबर का होता है, जिसमें उनके पास 8 गो लॉन्ग टाइप उपलब्ध होगा। 8 गो लॉन्ग टाइप में
उन्हें 4 गो चुन करके बनाना है। 4 पंचे 20 नंबर ये हो गया। तो इस तरीके से 100 नंबर का इनका पाठ्यक्रम है। कोई हड़बड़ी नहीं है। भारत के जितने भी बोर्ड हैं अभी उस बोर्ड में यह सबसे हल्का पैटर्न है। उनको जो पढ़े हुए हैं उनके आधार पर वह उत्तर देंगे। सर एक चीज़ है, सीबीएसई का जो सिलेबस है और बिहार बोर्ड का, ये भी तो कमोबेश मिलता जुलता है ना? हाँ, अंकवर्धक पाठ्यक्रम जो सरकार बनाने की जो उनकी नीति है उसके हिसाब से दोनों का पाठ्यक्रम लगभग अब मिल रहा है। लेकिन बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव की मात्रा बहुतायात होता है, जो बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है। सर जो पिछला ट्रेंड रहा है, मेरी जानकारी जहाँ तक है, नेपाल वगैरह के भी बच्चे मधुबनी में कुछ कॉलेज में आकर के उनका दाखला होता है। चूँकि पहले मार्क्स इसमें नहीं मिलता था, मार्क्स की बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो सीबीएसई में पहले बच्चे 80%, 85%, 90%, 92% लाते थे, अब बिहार बोर्ड के भी माध्यम से ये संभव हो रहा है। क्या ये सही है? बिहार सरकार बिहार के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय फलक पर समानता के साथ खड़ा होने का एक अवसर प्रदान करने के लिए परीक्षा की इस तरीके का नीति उनके द्वारा संपादित किया है। और वर्तमान समयानुसार अभी जितना भी परीक्षा हो रहा है, चाहे वह यूपीएससी का परीक्षा हो या बीपीएससी का हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ही उसमें भरमार होता है। उस आधार पर परीक्षा का पाठ्यक्रम सरकार के अनुसार जो बनाया गया है वह सही है। पहले दरमियान के साक्षात्कार में सर ने बताया कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसमें आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें से मुश्किल से 50% का जवाब देना रहता है, यानी कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। लेकिन सर पहली मेरी बात ऑब्जेक्टिव पे होगी, और ऑब्जेक्टिव में जब हम लोग गोला भरते हैं, आम भाषा में कहे तो, जो भी हमारे पास बॉल पेन 0.5 का शायद बिहार बोर्ड अलाउ करती है, उसमें सर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उसमें सबसे बड़ा सावधानी होना चाहिए कलर को लेकर के। ब्लू या ब्लैक 2 कलर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक कलर होना चाहिए उनके पास। और गोला के अंदर में ही, वह सर्किल के अंदर में ही उसे भरना चाहिए, सर्किल के बाहर नहीं जाना चाहिए। और ध्यान यह रखना चाहिए कि परीक्षा का जो दबाव होता है, तो छात्र जो है सो हड़बड़ी में वह अपने हिसाब से बना रहे हैं प्रश्न संख्या 2, लेकिन वह उनको भरा रहा है प्रश्न संख्या 3, 4। इस तरीके से उसमें क्या होता है, तो उनका सीक्वेंस बिगड़ने का चांस होता है। इसीलिए वह ढंग से बारीकी से देख करके भरें और गोला जो है सो पूर्णतया भरें, उसमें थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसका जो चेकिंग होता है वह कंप्यूटर के थ्रू होता है, और कंप्यूटर में जब वह लोड नहीं लेगा तो हम देखे हैं जो बहुत सारे तेजस्वी छात्र को गोला भरने में अगर दिक्कत हो जाता है तो उनका परिणाम जो है सो प्रतिकूल हो जाता है, उनके अनुकूल नहीं होता है। अतः छात्रों को कहेंगे बहुत ही बारीकी से, गंभीरतापूर्वक और ढंग से उस सर्किल को भरें। उसके लिए OMR शीट मार्केट से बना लें या निकलवा लें और घर पर कुछ अभ्यास कर लें। अभ्यास पहले से रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब हम ऑब्जेक्टिव पे आएंगे सर। पहले तो सर कॉमर्स में कितने कॉमर्स के अकाउंट सेक्शन में कितने चैप्टर हैं, और उस चैप्टर्स में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने चैप्टर महत्वपूर्ण हैं? देखिए, कमोबेश 17 गो चैप्टर टोटल डॉक्टर SK सिंह के द्वारा जो बनाया गया किताब है, जो अभी मधुबनी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे NCERT के किताब से भी बनाते हैं। तो 17 गो टॉपिक बनाया गया है, जिसमें कि उनको अलग अलग यूनिट में बंटवारा किया गया है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक सब है, जो ज़्यादा अंक का है। अब तो कम समय है, कम समय में उनको ज़्यादा जो है सो नंबर उठाना है। तो एक पार्टनरशिप चैप्टर है, उसमें 2 टॉपिक है। एगो रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, साझेदारी फॉर्मों का पुनर्गठन चैप्टर है। उसके टॉपिक के अंतर्गत उनको 20 नंबर का आता है। साझेदारी फॉर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म,
ये 25 नंबर का आता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों मिलाकर 45 नंबर का हो गया। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें 10 नंबर का होता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे भी लगभग पाठ्यक्रम में दिया गया है 20 नंबर का उसको। अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस सब से छात्रों को, और अंशों का निर्गमन, जब्तीकरण, पुनः निर्गमन आता है, इशू ऑफ शेयर, इसमें फॉरफिटेड ऑफ शेयर, रीइशू एंड रीइशू ऑफ शेयर आता है। इसके बाद से ऋण पत्र चैप्टर है, ऋण पत्रों का निर्गमन। ये सब कुछ प्रमुख चैप्टर है वैसे शॉर्ट टाइप के लिए। और भी इम्पोर्टेंट कुछ चैप्टर सब है, जैसे गुडविल चैप्टर है। अभी उनके पास समय कम है, ठीक, समय कम है, इसीलिए वह चाहेंगे जो कम समय में हम बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करें। तो कॉमर्स में ऐसा देखा गया है, जो विगत वर्षों के जो क्वेश्चन बैंक है उनका अगर वह अभ्यास ठीक से कर लेते हैं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है उसके लिए साझेदारी फॉर्म का विघटन, रोकड़ प्रवाह विवरण, अंशों का निर्गमन, कंपनी चैप्टर पढ़ लेंगे और NPO चैप्टर को देख लेंगे। अलग से एक ऑब्जेक्टिव की किताब आती है, उसमें बिहार बोर्ड के पूछे हुए जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको वह ढंग से देख लेंगे तो कम समय में निकल जाएगा। और उससे भी कम समय में चाहते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करें। दूर दराज के छात्र हैं जिन्हें ट्यूशन की असुविधा है, हो सकता है कि महाविद्यालय में अच्छे ढंग से क्लास नहीं हो, तो राजीव मॉडल पेपर का 4 गो सेट आता है अलग से, वह अगर वह अभ्यास कर लें, एक सेट की तैयारी करने में उन्हें 1 से 2 दिन लगेगा। 4 सेट की तैयारी करने में 7-8 दिन लगेगा। और 7-8 दिन में इतने ढंग से वह सेट अगर तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। राजीव मॉडल टेस्ट पेपर, राजीव मॉडल पेपर आता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सर आपने बताया? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है इसमें, ठीक, सेट है यह। अच्छा, सेट है। अच्छा, सब्जेक्टिव में सर कोई ऐसा कोई खास टॉपिक जिस पे फोकस करना चाहिए? सब्जेक्टिव में भी यही टॉपिक है, जैसे कि उनको सवाल के दृष्टिकोण से कैश फ्लो स्टेटमेंट, साझेदारी फॉर्म का विघटन और अकाउंटिंग रेशियो, अंशों का निर्गमन, जब्तीकरण, पुनः निर्गमन, ये टॉपिक, और ऋण पत्रों का निर्गमन और शोधन, और गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन NPO चैप्टर है, उसका सवाल बनाना चाहिए। और साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन में जब जाएंगे विभिन्न टॉपिक में, जैसे साझेदारों का प्रवेश है, जैसे साझेदारों का अवकाश है, साझेदारों की मृत्यु है, इसमें पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार के पूंजी खाता, इस पर ध्यान देना चाहिए। और एक चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसमें लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो सवाल है उस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक NPO वाली बात है, NPO चैप्टर में 2-3 टॉपिक पर बढ़िया से ध्यान देना चाहिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे, प्राप्ति और भुगतान खाते से आय व्यय खाते कैसे बनाएंगे, उस पर ध्यान देंगे। और एक फंड अकाउंटिंग का सवाल है, शॉर्ट टाइप में बहुत ही इजी सवाल सब रहता है। सब्सक्रिप्शन का कैसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उसका सवाल रहता है। मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका सवाल रहता है, वह बहुत इम्पोर्टेंट है। विगत वर्षों से हम देख रहे हैं जो लॉन्ग टाइप की जहाँ तक बात है तो उन्हें कंपनी चैप्टर, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर, कैश फ्लो चैप्टर और साझेदारी फॉर्म का विघटन डिसोल्यूशन चैप्टर, इस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पे हमने सर बातें की, सब्जेक्टिव पे हमने बातें की और लॉन्ग पे भी हमने बातें कर ली। सर इन सभी के अलावा
वैसी कौन कौन सी बिंदु है जिस पे जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, चूँकि बहुत के मन में एक डर होता है, एक भय होता है, खास करके कुछ एग्ज़ाम प्रेशर वगैरह होता है, तो इससे सर कैसे बचना चाहिए और कुछ कुछ बिंदु पे सर ध्यान देना चाहिए जो बच्चे जाने के बाद उन्हें पता चलता रही है तो गलती हो गई, अब तो इसका कोई ये नहीं है, अगर मुझे पहले पता रहता तो हम इससे शायद बच सकते थे, उस पर सर कुछ। सबसे पहले छात्रों को कहेंगे जो शांत मन से, गंभीर मन से, बिना किसी डर का, पूर्ण अभी समय है, तैयारी करें। और हमको लगता है जो जहाँ तक कॉमर्स के छात्र होंगे, अभी भी अगर वह जितोर परिश्रम करें तो अच्छा परिणाम ला सकते हैं। समय बहुत ही कम है, तो कम समय में वह प्रैक्टिकल नहीं सीख सकते हैं ज़्यादा, लेकिन प्रैक्टिकल का ऑप्शन थ्योरी है। अकाउंट्स में भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर थ्योरी से ही प्रश्न आते हैं, प्रैक्टिकल रहता है लेकिन प्रैक्टिकल कम रहता है। अब मान लीजिए लॉन्ग टाइप में 8 गो क्वेश्चन है तो उसमें बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल के रहते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल उनसे नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, उनको छोड़ दें, थ्योरी का क्वेश्चन लिखें। बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि परीक्षा में लगातार पूछते आए हैं। अगर वह विगत 3-4 वर्षों का क्वेश्चन बैंक देख लेंगे तो उन्हें उनका अंदाज़ा आ जाएगा जो कैसे पूछते हैं, ठीक, प्रश्न कैसे रहता है थ्योरी का। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी बता देते हैं छात्रों के लिए। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, इनके महत्व उपयोगिताओं को लिखें। रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे तैयार किया जाता है, साझेदारी फॉर्म के विघटन के क्या तरीके हैं, ढंग अथवा विधियां क्या हैं, इनके बारे में लिखें। इसके बाद से कंपनी क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। जब्तीकरण से आप क्या समझते हैं, जब्तीकरण और पुनः निर्गमन के संबंध में लेखांकन की प्रविष्टि दें। वित्तीय विवरण विश्लेषण के महत्व और सीमाओं को बताएं। प्राप्ति और भुगतान खाता और आयव्यय खाता में क्या अंतर है, अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में क्या अंतर है, साझेदारी फॉर्म के विघटन और साझेदारी फॉर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में क्या अंतर है, ये शॉर्ट टाइप में ज़्यादा पूछता है। पुनर्मूल्यांकन खाता वसूली खाता में क्या अंतर है, ये शॉर्ट टाइप में ज़्यादा पूछता है। त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या अंतर है, यह शॉर्ट टाइप में मतलब ज़्यादातर पूछता है। और अंतर वाले क्वेश्चन को तो देख ही लें। एक अंतर बराबर हमारे हिसाब से, नीतीश जी आप भी छात्र हैं, हमारे हिसाब से एक अंतर बराबर 5 प्रश्न का आंसर हो जाता है। कहिएगा कैसे? अगर वह याद करके ले गए प्राप्ति और भुगतान खाता और आयव्यय खाता में अंतर, परीक्षा में पूछ दिया प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है, बाएं साइड का जो याद किए हैं लिख दीजिए। पूछ दिया परीक्षा में आयव्यय खाता क्या है, दाएं साइड वाला लिख दीजिए। पूछ दिया प्राप्ति और भुगतान खाते की विशेषताओं को लिखें, बाएं साइड वाला जो अंतर लिख दिए उसको आप सीरियल वाइज सजा करके लिख दीजिए। आयव्यय खाते की विशेषताएं लिखे, दाएं साइड वाला लिख दीजिए। इस तरीके से 4 तो ये हो गया, एक खुद में क्वेश्चन है, एक अंतर बराबर 5 क्वेश्चन का वह जवाब हो गया। तो छात्रों को थोड़ा ट्रिकी ढंग से पढ़ना चाहिए, कम समय में बेहतर परिणाम आएगा, यह आशा है। और सबसे बड़ी होती है उत्साह। छात्र अपना उत्साह नहीं उनको खोना चाहिए। सर इस पे आएंगे। इससे पहले सर मेरा एक प्रश्न है, बहुत बार ये देखा गया है कि कुछ बच्चे कुछ वो टर्म इंग्लिश में लिखना चाहते हैं और वो रहते हैं हिंदी मीडियम के, तो अगर वो अपने उनके पास ये मतलब ये होता है कि अब ये कैसे पता चलेगा, बिहार बोर्ड तो उनके सामने में साक्षात है नहीं, तो उनके लिए क्या आपका जवाब रहेगा, क्या ये संभव है? और दूसरी बात, जब सर हम कॉपी में आंसर राइटिंग करते हैं उस समय सर कोई विशेष बातें या कोई विशेष ट्रिक जो हमें मतलब हमेशा ऑबे करना चाहिए, या कोई सब्जेक्ट के बच्चे हो, वो अकाउंट्स के हो या साइंस के हो या किसी भी? देखिए, सबसे पहले बिहार बोर्ड ऐसी सुविधा दी रखी है कि प्रश्न जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल रहता है। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो अकाउंट्स के छात्रों को हिंदी कठिन हो जाता है,
उनके लिए इंग्लिश आसान हो जाता है, हिंदी मीडियम के भी छात्रों को मिक्स करके लिख सकते हैं। हाँ, वह मिक्स करके तो लिख ही सकते हैं। ठीक, प्रश्न को भी वह हिंदी में जैसे प्रश्न होता है तो उनसे मेरा आग्रह होगा कि वह इंग्लिश में भी प्रश्न को पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है हिंदी समझ में न आए और इंग्लिश समझ में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ तक सवाल बनाता है हिंदी मीडियम के छात्र तो वह इंग्लिश में ही सवाल बनाते हैं और निश्चिंत पूर्वक वह इंग्लिश में सवाल सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के भी छात्र। थ्योरी की जहाँ तक बात है तो थ्योरी वह हिंदी में लिखेंगे, जहाँ कहीं भी उनको लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, टर्म सब लिखने में, तो वह इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, सावधानी इतनी रखनी है कि सुंदर सुलेख स्पष्ट लिखना चाहिए, कट कुट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रश्न जो आंसर लिखते हैं तो इन आंसर में लिखावट का जो अक्षर का जो साइज है वह शुरू से लेकर के अंत तक एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कहीं बड़ा बड़ा लिख दिया, कहीं छोटा छोटा लिख दिया हड़बड़ी के चक्कर में। और अकाउंट के छात्रों को जिस सवाल में वर्किंग नोट जरूरी है तो वर्किंग नोट सवाल का एक हिस्सा होता है, इसीलिए वर्किंग नोट स्पष्ट रूप से दिखाएं। अगर आप वर्किंग नोट नहीं दिखाते हैं तो आपके अंक में कटौती होगी। सर उसके बाद ये तो सर आपने आंसर राइटिंग को लेकर के आपने बातें कही, लिखने के दौरान बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि एग्ज़ाम से पहले कि बहुत सारे मार्केट में अफवाह उड़ती है कि फलाना भैया हमको कुछ प्रश्न भेजेंगे, चिलाना जो है सो भैया हमको कुछ प्रश्न भेजेंगे, उसमें ये एकदम आना ही आना है। और बच्चे गांव घर के बच्चे हैं, शहर के ही बच्चे हैं, पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, पहला अनुभव रहता है, उनका अपना मानना रहता है। हालांकि ये बात कोई प्रामाणिकता इसकी नहीं है, लेकिन सुनने को जो मिलता है ये होता है कि इतना खर्च हुआ तो थोड़ा बहुत करने के लिए अगर फलाना भैया हमको कुछ 10 ठो क्वेश्चन या 10 ठो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर मुहैया करा रहा है तो इसमें गलत क्या है। हालांकि ये फ्रॉड होता है उनके साथ, 10 वैसे ही कोई मॉडल सेट का उनके पास ऑब्जेक्टिव उठा के दे दिया जाता है और बच्चे जब उसको लेकर के एग्ज़ाम में 10 मिनट विलम्ब से पहुंचते हैं, उसका शिकार बन गए रहते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि मैं ठगा गया हूं। तो इससे बच्चे कैसे बचे? और ये सर आपके पास भी आज न कल ऐसा जरूर इस तरह की बातें सुनने को मिली होगी। देखिए, छात्रों को इस सब से बहुत ही बचना चाहिए, क्योंकि इस सब में सत्यता नहीं होती है। परीक्षा के समय में छात्रों के साथ ब्लैकमेल करने के लिए जो कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के जो सोच वाले व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं, बिहार बोर्ड में लगातार कुछ ऐसा प्रश्न है जो 3 बार 4 बार पूछा है, उसको वह सॉर्ट आउट करके एक पैटर्न बना लेते हैं और उसी को वह पैसा लेकर के वायरल कर देते हैं। ठीक है, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ है उसका कोई पता नहीं रहता है, अतः उनका पैसा भी बुड़ जाता है, समय भी नष्ट हो जाता है, ध्यान भी भंग हो जाता है और परीक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम छात्रों को कहेंगे जो इन सब से काफ़ी बचिए, ये सब वास्तव में कुछ भी नहीं है, इसमें कोई मतलब सच्चाई नहीं है। हाँ, साफ ही नहीं, उस समय रहना ही नहीं चाहिए। ये तो सर आपने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत सारे मुद्दे पे बात हुई। दूसरी बात सर कि बच्चे उत्साह में कैसे रहे और अवसाद से कैसे बचे, जो एग्ज़ाम समय का जो प्रेशर होता है खास करके उसमें बच्चे कैसे बचे? बच्चे को हमेशा उत्साह में इसलिए होना चाहिए, उनको मन में हमेशा ये सोचना चाहिए जो परीक्षा का परिणाम मेरा बेहतर ही होगा। हमारी जो मतलब सरकार जो परीक्षा आयोजित करती है वह छात्रों के भविष्य के लिए करती है। ठीक, और वह जो है जो एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वही जीवन का सच्चाई नहीं होती है और वही सफलता का प्रमाण पत्र नहीं होता है। ठीक, माता पिता के वे इतने प्यारे और दुलारे हैं जिन पर उनका परिवार का भविष्य टिका हुआ है, अतः परीक्षा का परिणाम से ठीक उन्हें आहत नहीं होना चाहिए और हमेशा देखना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर तैयारी करें। और अभिभावक को भी कहना चाहेंगे जो दबाव साफ ही नहीं बनाएं, क्योंकि सफलता के लिए सिर्फ एक इम्तिहान में अच्छा मार्क्स ले आना ही उसके जीवन की सफलता की बात नहीं है, लेकिन उन्हें अभी ज़्यादा से ज़्यादा
पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, अपने मनोयोग से उन्हें उत्साहित रहना चाहिए, जो होगा वो बढ़िया होगा, संकल्प शक्ति विकसित करना चाहिए और डर तो साफ ही नहीं करना चाहिए। सर, अंतिम समय में मोबाइल से बच्चे कितना दूर रहें और बाहरी कनेक्टिविटी से कितना बचे और कितना घंटा अभी पढ़ना है, मतलब कितने आवर समय देना है सर? सबसे पहले तो उन्हें अब समर्पण, जितना ही समय है वह समर्पित हो जाएं। जब उनमें समर्पण का भाव आ जाएगा, सामने में परीक्षा है, दिन रात वह समर्पित हो जाएंगे, तो मोबाइल सब छूट जाएगा उनको। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। घंटा पढ़ाई की, घंटा का कोई हम मेजरमेंट नहीं कहेंगे जो 4 घंटा या 5 घंटा जो, वह दिन रात अब लग जाएं, क्योंकि जीवन का, इतिहास का निर्माण होने वाला है। क्योंकि यह परीक्षा का अंक ही इनके जीवन में बार बार आएगा, जो हम इंटरमीडिएट में इतना नंबर लाए। इसलिए प्रतियोगिता का युग है और इसमें धनात्मक सोच से खूब दिन रात डूब जाना चाहिए उन्हें। सर, कुछ कविताओं के माध्यम से, कुछ लाइनें के माध्यम से आप इसे। हम तो बराबर छात्रों को कहते हैं कि संकल्प शक्ति को विकसित करें। ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार से दोस्ती मत रखना यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। यह मधुबनी की धरती अपने आप में छात्र ने इसका इतिहास रचा है। हम लोग बराबर कहते हैं ढाल बदल जाती है, तलवार बदल जाती है। अब मधुबनी के छात्र अगर करवट लेते हैं तो इस देश की इतिहास बदल जाती है। सारे क्षेत्रों में जिस प्रकार से छात्रों ने अपना कर्तव्य दिखाया है, अब उनकी बारी आ गई है, उनको दिखाना है। बिल्कुल, तो ये सर के साथ हमारी बातचीत थी, कैसी लगी ज़रूर आप बताइएगा। लेकिन डेन न्यूज़ की तरफ से मैं भी कुछ कहना चाहूँगा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही हो, कुछ हार नहीं मानूंगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा जब ये कहा गया था लोकसभा के पटल पर, लोकसभा के सदन में, तो काफ़ी तालियां बजी थी और जो भी बच्चे थे, जो भी विद्यार्थी थे, जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने काफ़ी सराहा था। विस्तार पूर्वक ऑब्जेक्टिव पे बात हुई, सब्जेक्टिव पे बात हुई और लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी बात हुई। कहना सर का एक ही था कि बहुत सारे ऐसे विकल्प होते हैं, बहुत सारे प्रश्नों का आपके सामने में अंबार होता है, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि मुझे बनाना कौन है। और जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो कॉपी में एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखे। जो आंसर राइटिंग के दौरान जो लेंथ होता है या जो ब्रेथ होती है उसमें डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, उसमें अनपैरेलल नहीं होना चाहिए। आप जब स्टार्टिंग में कुछ भी लिखते हैं तब से लेकर के लास्ट तक, एट द एंड ऑफ द मोमेंट, जो आपका लेंथ और ब्रेथ है कॉपी का, राइटिंग का, वो सेम होना चाहिए। उसके बाद अंत समय में मार्केट में बहुत सारी बातें अफवाह के रूप में आती है, उससे आपको बचना है क्योंकि समय बहुत कम है। और अंतिम समय में समर्पण के साथ आप जरूर पढ़ें। ये साक्षात्कार कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। डेन न्यूज़ की खास पेशकश परीक्षा में चर्चा में आज हमारे साथ मधुबनी शहर के जाने माने कॉमर्स के शिक्षक पीसी झा सर थे। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से। देखते रहिए डेन न्यूज़, खबरें आप तक।